आज के इस वीडियो में हम आवृतबीजी पौधों के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइसियम के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी आवृतबीजी पौधे का जो जनन भाग है वो पुष्प कहलाता है और इस पुष्प में मुख्यतः जो भाग होते हैं वो चार होते हैं। ये चार भाग कौन से हैं? वाहिदल जिसको हम सेपल कहते हैं, दल जिसको हम पेटल कहते हैं, पुमंग जिसको हम एंड्रोइसियम कहते हैं और जायांग जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। इस चित्र में अगर आप देखें तो ये ग्रीन पार्ट सेपल है, वाहिदल, ये कलर्ड पार्ट पेटल है, दल, ये फीमेल पार्ट जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम जायांग या गाइनोसियम कहते हैं और ये जो आपको 6 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पुमंग या एंड्रोइसियम कहते हैं। नर जनन भाग पुमंग कहलाता है जो पुंकेसरों का समूह है। पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमने उसको नाम दिया है पुमंग। पुमंग एक बहुवचन है। वास्तव में पुमंग जो है कई पुंकेसरों के मिलने से बनी संरचना है, या हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि पुमंग की जो इकाई है वो पुंकेसर है, या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं। चूंकि ये पुंकेसर लघु बीजाणु बनाने में सहयोग करते हैं, काम आते हैं, इसलिए हम इसको लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। पुंकेसर या जिसको हम स्टेमेन कहते हैं इसके 3 भाग होते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये स्टेमेन का डायग्राम है और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग परागकोश जिसको हम एंथर कहते हैं, दूसरा भाग पुतंतु जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, तीसरा भाग यूजी जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। पुतंतु क्या है पहले जान लेते हैं। पुतंतु या फिलामेंट यह एक लंबा ग्रंथ है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। आप देखिए पुष्पासन हम किसको कहते हैं? पुष्पासन का मतलब ये हुआ पुष्प का सबसे निचला भाग जिसपे सभी पुष्प के भाग लगे होते हैं। तो ये जो फिलामेंट है जिसको हमने पुतंतु कहा ये क्या कर रहा है? ये इस स्टेमेन को, इस पुंकेसर को पुष्प के थैलेमस से या पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। परागकोश या जिसको हमने एंथर कहा पुतंतु के स्वतंत्र सिरे पे पाया जाने वाला फूला हुआ भाग है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। देखिए अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं तो आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो पुतंतु है इस पुतंतु का ये जो फूला हुआ भाग है, आपका ये ऊपर फूला हुआ भाग है, इसको हम क्या नाम देते हैं? एंथर, या जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? परागकोश। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें परागकण पाए जाते हैं। ये जो आपका परागकोश है, ये परागकोश में आप देख रहे हैं इस डायग्राम को अगर देखें तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर परागकण है। तो परागकोश किसको कहते हैं? वह संरचना जो पुतंतु के स्वतंत्र सिरे पे पाई जाती है और जिसके अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं पुतंतु का स्वतंत्र सिरे का जो फूला हुआ भाग है उसको हम परागकोश कहते हैं और इस परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। तीसरा भाग आता है योजी जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं। जिस स्थान पर पुतंतु परागकोश से जुड़ता है वह योजी कहलाता है। वास्तव में परागकोश में सामान्यतः 2 कोष्ठ या लोब्स होते हैं व दोनों कोष्ठों के मध्य यह संरचना पाई जाती है जो संवहन का कार्य करती है। देखिए बहुत ही क्लियर बात है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि योजी जो है ये वाला हिस्सा है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वाला हिस्सा योजी है, अर्थात ये परागकोश और ये पुतंतु जिस स्थान पे आपस में जुड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं ये वाला स्थान क्या है? आपका योजी। लेकिन अगर हम अंदर से इस परागकोश की आंतरिक संरचना को देखें तो आपको एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये बीच वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका क्या? कनेक्टिव। ये जो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव ये परागकोश के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। दोनों साइड 2 पालियां हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं। अगर मैं परागकोश को कहूं तो परागकोश में कितनी पालियां आपको दिखाई दे रही हैं? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका परागकोश का अंदर से आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, तो ये जो आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा ये इधर वाला और आधा हिस्सा ये वाला, ये जो है पालियां है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो परागकोश है उसमें कितनी पालियां हैं? सामान्यतः 2 पालियां हैं, 2 कोष्ठ हैं और इसलिए हम इसको द्विकोष्ठ की संरचना या डाइथिकस अवस्था भी कहते हैं। दोनों कोष्ठों के मध्य में आप देख रहे हैं ये संरचना पाई जाती है जिसको हम कनेक्टिव या योजी कहते हैं। और इसमें मुख्यतः होता क्या है? इसमें पाए जाते हैं संवहन बंडल, जाइलम और फ्लोएम, जो
भोजन, जल, खनिज पदार्थों के संवहन का काम भी करते हैं। तो योजी जनरली वह स्थान है जहाँ परागकोश से पुतंतु जुड़ता है और वास्तव में ये स्थान कौन सा है? ये परागकोश के मध्य, दोनों पालियों के मध्य का जो स्थान है वो योजी है, जिसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। सामान्यतः एंथर में दो परागपालियां पाई जाती हैं और प्रत्येक पाली में दो दो परागपुट लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अर्थात प्रत्येक परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जिसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप देखिएगा, एंथर में दो परागपालियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले डायग्राम में बताया था कि ये जो परागकोश है इसके अंदर कितनी परागपालियां हैं? दो परागपालियां। अगर मैं इस पूरे परागकोश की आंतरिक संरचना को, मतलब अगर हम इस परागकोश की टीएस काट के हम इस प्रकार से अंदर देखें तो आप यहाँ देख रहे होंगे, इसको अगर मैं 20 से इस प्रकार से देखूं डिवाइड करके, तो एक लोब आपको ये दिखाई दे रहा है और एक लोब आपको इधर का दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो भाग है, ये दो भाग आपके क्या कहलाते हैं? एंथर लोब या परागपालियां। और प्रत्येक परागपाली में भी आप देखें, आपको दो दो परागपुट या पोलन सैक दिखाई देंगे। आप देखिए ये वाला कोश और ये वाला कोश है, इसमें आप ये बीच में देखिए एक गोला ये और एक गोला ये। इसी प्रकार से इधर भी देखिए आप, एक गोला ये और एक गोला ये। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक परागकोश में दो परागपालियां होंगी और हर परागपाली में दो दो परागपुट या पोलन सैक्स होंगे। ये पोलन सैक्स वास्तव में बाद में कहते हैं, प्रारंभिक तौर पे हम इनको क्या किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो परागकोश होता है उस परागकोश में कितने परागपालियां होंगी? दो परागपालियां होंगी। और बीजाणुधानी कितनी होंगी? 4 बीजाणुधानी होंगी। इसी को मैं डायग्राम से आपको पेन के माध्यम से दिखाऊं। देखिए आप, जैसा मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था, अगर हम बाहर से इसको देखें तो जो डायग्राम है मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, मोटा करके दिखा रहा हूँ, आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 20 से, तो आप देखेंगे इधर का हिस्सा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे परागपाली। और आप प्रत्येक परागपाली को देखिए, आप ये इस वाली परागपाली को देखिए और आप इधर वाली परागपाली को देखिए। आप दोनों परागपाली में देखिए, आपको कुछ ये संरचना दिखाई दे रही है गोल, एक गोला ये है और एक गोला आपका ये है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक गोल संरचना यहाँ पे होगी और एक गोल संरचना आपकी यहाँ पे होगी। तो ये जो गोले हैं इनको हम नाम दे रहे हैं क्या? परागपुट या माइक्रोस्पोरेंजिया। ये परागपुट या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक पूरे एंथर में अगर आप देखें तो आपको कितने परागपुट दिखाई दे रहे हैं? 4 परागपुट दिखाई दे रहे हैं। और परागपालियां कितनी दिखाई दे रही हैं? 2। यहां से देखिए आप, ये परागपाली एक परागपाली ये, और इस परागपाली में कितने परागपुट हैं? 1 और 2। और इस परागपाली में कितने परागपुट हैं? 1 और 2। तो इस स्ट्रक्चर में आपको कितने परागपुट दिखाई दे रहे हैं? 4। मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया है कि पहले प्रारंभिक तौर पे हम एंथर के अंदर ये जो 4 संरचनाएं, इनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और बाद में इनको हम परागपुट, जब इनमें परागकण आ जाएंगे तब हम इनको परागपुट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसलिए सामान्यतः हम इसको क्या नाम देते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। इस संरचना को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने आपके लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है? 4। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ये जो परागपालियां हैं या जिनको हम लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं, वास्तव में ये परागकोश की पूरी लंबाई में फैली हुई एक नली रूपी संरचना है। अगर मैं आपको इसे अलग से समझाने का प्रयास करूं तो आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए ये आपका कोई एंथर है, ये आपका कोई एंथर है। तो इस एंथर में इस प्रकार से इसकी पूरी लंबाई में इस प्रकार से पतली पतली खोखली नलियां हैं। जैसे एक नली मैंने बनाई, इसी प्रकार से इसी प्रकार की आपकी दूसरी नली होगी। और इस प्रकार से कितनी नलियां होंगी आपकी? सामान्यतः 4 नली होगी। 2 नली ये बन गई, एक नली ये हो गई और एक नली ये हो गई। तो ये जो आप लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं, ये परागकोश की पूरी लंबाई में फैली हुई संरचना है। आप देख रहे हैं पूरी लंबाई में फैली संरचना है। जैसे एक स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रक्चर आपका ये दिखाई दे रहा है। ये परागकोश की पूरी लंबाई में फैली हुई क्या है? खोखली नलियां हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है? लघु बीजाणुधानी या परागपुट। कुछ पादपों में
ये जो परागपालियां हैं, कुछ पादपों में क्या होता है, ये जो परागपाली हैं, ये दो ना होकर कितनी होती हैं, एक होती है। जैसे सामान्यतः मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया, इसमें कितनी परागपालियां थी, दो थी, एक ये और एक ये। लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है, ये परागपाली संख्या में कितनी होती है, एक होती है। और परागपाली एक होगी और उसमें लघु बीजाणुधानी कितनी होंगी, दो। माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होंगी, दो। जैसे एग्जाम्पल दिया है गुड़हल, या मतलब आप मालवेसी फैमिली को ले सकते हैं, उसमें कॉटन है, कोई भी पौधे हैं, भिंडी है, सब में इस व्यवस्था पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मालवेसी फैमिली में जनरली जो पुष्प होता है, मेल पार्ट होता है, उसमें परागपाली संख्या में एक होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया संख्या में कितनी होती है, दो होती है। तो यहाँ पे जो अवस्था है ये कहलाएगी मोनोइसियस, क्योंकि यहाँ पे परागकोश कितना है, एक है। परागकोश एक कोष्ठक ही परागकोश है या एक पाली परागकोश है, तो उसको हम अवस्था को क्या कहते हैं, मोनोथीकस। और उसमें लघु बीजाणुधानी कितनी पाई गई, दो लघु बीजाणुधानी पाई गई, इसलिए इसको हम नाम देते हैं बाइस्पोरेंजिएट। देखिए ऊपर टेट्रास्पोरेंजिएट कहा था हमने, क्योंकि कितनी लघु बीजाणुधानी थी, चार। अब यहाँ पे लघु बीजाणुधानी कितनी है, दो, इसलिए हमने इसको क्या कहा, बाइस्पोरेंजिएट। कुछ पादपों में एक परागपाली व एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, मतलब जो एंथर लोब है वो भी एंथर लोब के अंदर जो परागपाली है वो आपकी कितनी है, वो भी एक ही है, एंथर लोब एक ही है, और लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कितनी है, संख्या में एक ही है। ऐसी दशा में हम, क्योंकि पाली एक है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक कोष्ठकी परागकोश। परागकोश एक ही है, जैसे ऊपर आपने कहा था मोनोथीकस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इनमें परागकोश में कोष्ठ कितने हैं, लोब कितना है, एक ही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोथीकस के हैं, एक ही कोष्ठ है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लघु बीजाणुधानी भी एक ही है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कितनी है, एक ही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट। तो आप देखिए पहला एग्जाम्पल दिया था उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया चार थी, तो हमने उसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा। दूसरे एग्जाम्पल में गुड़हल में मैंने आपको दिखाया लघु बीजाणुधानी कितनी थी, दो थी, तो हमने उसको बाइस्पोरेंजिएट कहा। और तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा लघु बीजाणुधानी कितनी है, एक है, तो इसको हमने क्या कहा, मोनोस्पोरेंजिएट। इसका एग्जाम्पल, ये जो मोनोस्पोरेंजिएट है, इसका एग्जाम्पल है आपका क्या, आर्क्यूथोबियम। आर्क्यूथोबियम ये एग्जाम्पल है जिसमें स्पोरेंजिया कितनी पाई जाती है, एक पाई जाती है। ये दोनों जो मैंने आपको बताया ये जनरली अपवाद है, एक्सेप्शन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये भी हमको ध्यान देना है। और अब यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक परागकोश में पहले लघु बीजाणुधानी बनती है जो लघु बीजाणु बनाती है। जब लघु बीजाणुधानी विकसित हो जाती है तो वह परागपुट या पॉलिन सैक कहलाती है, और तब लघु बीजाणु को परागकण या पॉलिन ग्रेन कहेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी इस बारे में समझाया था कि ये जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे चार जो खोखली नलियां मैंने आपसे कही, जिनको हमने पॉलिन सैक कहा या परागपुट कहा। ये जो परागपुट हैं, ये प्रारंभिक तौर पे हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इनको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। शुरू में हम इसको पॉलिन सैक नहीं कहेंगे, ये एक परिपक्व एंथर का डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे पॉलिन सैक लिखा गया है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे हम इन चार जो खोखली नलियां हैं, लंबी नलियां हैं, जो आपको यहाँ चार गोले दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में क्या है, लघु बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया परिपक्व हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तब हम इनको क्या नाम देते हैं, परागपुट या पॉलिन सैक। ये जो डायग्राम है चूंकि परिपक्व एंथर का है, इसलिए हमने इसको किस रूप में दिखाया गया है, इसको हमने क्या कहा है, पॉलिन सैक कहा है। अब पॉलिन सैक होगा तो स्वाभाविक रूप से इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो भी डेवलप हो गए होंगे, और इसलिए अब हम उनको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर ना कह करके हम क्या कहेंगे, पॉलिन ग्रेन। तो ये ध्यान रखिए कि अगर पुंकेसर का एंथर अपरिपक्व है तो उसके अंदर जो ये संरचनाएं हैं इनको हम लघु बीजाणुधानी कहेंगे, और इसके अंदर जो संरचनाएं, अगुणित संरचनाएं बन रही होंगी उनको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु। जब ये एंथर परिपक्व हो जाएगा पूर्णतः, तो इन चार संरचनाओं को हम लघु बीजाणुधानी ना कहकर क्या कहेंगे, पॉलिन सैक। और इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर होंगे उनको अब हम नाम देंगे पॉलिन ग्रेन या पराग कण। इस वीडियो के माध्यम से हमने स्टेमेन के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेमेन के एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।